धान की फसल में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के उपायों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। इसके लिए सबसे बड़ा कार्य करना होता है, हमको अपना मिट्टी का परीक्षण कराना होता है। विधिवत तरीके से मिट्टी का परीक्षण कराइए। इससे हमें यह विदित होता है या जानकारी प्राप्त होती है कि हमारे इस भूमि में जिस पे हम फसल ले रहे हैं उसमें किस प्रकार के पोषक तत्व की कमी है या अधिकता है, या इसकी हम पूर्ति या क्षतिपूर्ति कैसे करें। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा कि धान के फसल में हरी खाद के रूप में ढेंचा का बुआई से रोपाई से पूर्व ढेंचा का प्रयोग अवश्य करें, ताकि आपकी फसल बहुत अच्छी हो। साथ ही साथ गोबर या कहना चाहिए कूड़े करकट से कंपोस्ट खाद का भी प्रयोग करना पड़ता है। इसमें रासायनिक कार्बनिक अकार्बनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करें। रासायनिक उर्वरकों, सूक्ष्म पोषक तत्व, जैव उर्वरक, हरी नीली, शैवाल, गोबर खाद आदि का हम धान के खाद प्रबंधन में इसका महत्वपूर्ण साथ रहता है ना। धान की रोपाई के 20 दिन में 15 किलो प्रति हेक्टेयर नील हरी काई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारी भरपूर मात्रा में पैदावार होती है। धान की फसल में 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद या कंपोस्ट खाद का हम प्रयोग करें। किसान भाइयों, एक चीज आपको मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा कि हम आज चर्चा कर रहे हैं एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में, और इसमें इन तमाम तरीकों का उपयोग करके हम एक स्वस्थ फसल के साथ साथ हम मिट्टी की गुणवत्ता और उसकी तासीर को भी बनाए रखते हैं। चलिए अगले वक्तव्य में मैं आपसे ये मुखातिब हो रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अशोक प्रसाद है। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और किसान भाइयों, मैं एक कीट रोग विशेषज्ञ हूँ, साथ ही साथ कृषि सलाहकार भी हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आपको किसी भी विषय पर अगर चर्चा करनी है या जानकारी प्राप्त करनी है तो मुझे मेरे मेल के माध्यम से ashok98prasad@gmail.com पे आप संपर्क करें। और किसान भाइयों ने एकीकृत पोषक तत्व के बारे में जानकारी चाहिए गई थी, तो लीजिए मैं प्रस्तुत हूँ लेकर के अशोक प्रसाद। किसान भाइयों, अगर मैं मुख्य रूप से मुख्य पोषक तत्व की अगर बात करूं तो नत्रजन, जिसे हम नाइट्रोजन के नाम से जानते हैं ना, फास्फोरस, स्फूर, पोटास, जिंक, जस्ता और गंधक, ये 4-5 ऐसी चीजें हैं जो हमारे फसल के लिए नितांत आवश्यकता रहती है इसमें। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा किसान भाइयों नत्रजन की। यूरिया। यूरिया हम अपने धान के फसल में डालते ही हैं, और आपको और हमको सभी को पता है कि यूरिया को हम एक बार में नहीं डालते, इसे अमूमन 3 बार में डालना नितांत आवश्यक है। इसकी पहली मात्रा रोपाई के पूर्व मैं कहता हूँ आपको खेत में डालना चाहिए। रोपाई के समय 1/3 मात्रा दे, ताकि मिट्टी में नत्रजन की मात्रा, उर्वरता की मात्रा, नत्रजन की मात्रा बनी रहे। किसान भाइयों, नत्रजन या यूरिया की दूसरी किस्म हमको कल्ले फूटते समय, जब धान में कल्ले फूटते हैं, इसके शाखाएं बनते हैं, उस समय हमें टॉप ड्रेसिंग के माध्यम से इसका छिड़काव करना चाहिए। खेत में पानी निकाल देना चाहिए। जी हाँ, ध्यान चाहूंगा आप सभी का, खेत से पानी निकाल देना चाहिए और आवश्यकता अनुसार 24 घंटा के बाद पानी की पूर्ति फिर उस खेत में कर देना चाहिए, ताकि इसमें जो लीचिंग होती है, क्योंकि यूरिया आप और हम सभी जानते हैं कि उड़ के वायुमंडल में चला जाता है, जिससे हमारी फसल को क्षति होती है, फसल के बढ़ाव में भी दिक्कतें आती हैं। तो यह दूसरी किस्त थी, हमें कल्ले फूटने के समय ही दूसरे किस्त का इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, यह नितांत आवश्यक है कि यूरिया का हम तीसरा किस्त जब उपयोग करें तो हम ये ध्यान देना है हमें कि दाना बनने से पहले हमें यूरिया का प्रयोग कर लेना है, ताकि हमारा दाना बनने के बाद यूरिया का प्रयोग उतना कारगर नहीं होता है। किसान भाइयों, अब मैं फास्फोरस के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। धान की अच्छी उपज के लिए फास्फोरस का उपयोग उपयुक्त मात्रा में होना अति आवश्यक है। सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग सभी प्रकार के मिट्टियों में उपयोगी माना गया है। फास्फोरस धीरे धीरे पौधे के जड़ों द्वारा खींचा जाता है, सकिंग करता है ना। पौधे के जड़ों द्वारा फास्फोरस को धीरे धीरे ग्रहण की जाती है, जिससे जड़ों में वृद्धि, जो जड़ों में एक ताकत, एक विकास होता है, वृद्धि होता है, उसके लिए ये उपयोगी है। श्याम भाइयों, अगला जो मुख्य पोषक तत्व है पोटास, उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। अमूमन तो इसके पोटास के ऊपर बहुत सारी बातें कही गई है, और आप और हम सभी समझते जानते भी है। अगर मैं धान की फसल में बात करूं तो 40 से 50 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर डालने की अनुशंसा की जाती है। चूंकि मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, तो अमूमन देखा गया है, या मेरी सलाह रहती है किसानों की को कि पोटास धान के उस अवस्था में डालें जब आपके धान के बाली में दूध भर रहा है, मिल्किंग अवस्था में, मिल्किंग स्टेज पे है, बाली में जब दूध आ रही है, तब हम 8 किलो प्रति एकड़ के भाव से अनुशंसा करते हैं कि आप पोटास की मात्रा को डालिए। जिससे क्या होता है कि आपके दाने में चमक आएगी, आपके दाने पुष्ट होंगे, और आपके जो फसल है उस पर खखरा पदरा नहीं आएगा। अपुष्ट बीज के, जैसे कि अपन देखते हैं कि धान की फसल हो गई और बहुत सारा जब इंजॉय करते हैं तो खखरा पदरा में जो पोलची दाने हैं, या जो दूध नहीं भरा है, या कहना चाहिए कि जो पुष्ट बीज नहीं है, वो फसल से
निकलते हैं और वो घाटा होता है किसान को ना। तो हमें मिल्किंग अवस्था में जब पानी में दूध भरता है तब 8 किलो के भाव से हमें पोटास का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार जस्ते की बात करूं या जिंक की बात करूं तो ये धान में होने वाले खैरा रोग को रोकने का बहुत बड़ा कारक है। तो आप इन सब चीजों को प्रयोग कीजिए। चलिए अब मैं बात करता हूँ जिंक की। किसान भाइयों, अगले अवयव के रूप में मैं बात करना चाहूंगा जस्ता की या जिंक की। आप और हम सभी जानते हैं कि कंदा फूटने के समय अगर जिंक की कमी पड़ती है तो ठीक ढंग से कंदे नहीं फूटते हैं। दूसरा चीज, अगर इसकी कमी होती है तो पत्तों में भूरे रंग के धब्बे आ जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि हरितिमा कहना चाहिए कि क्लोरोफिल की समस्याएं आने लगती है। इसके आगे बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन फिर भी हम इसको अगर देखा जाए तो जिंक सल्फेट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। 25 किलोग्राम की मात्रा प्रति हेक्टेयर के भाव से इसको छिड़काव करना चाहिए। और ये आजकल लिक्विड फॉर्म में भी आ रही है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों की आ रही है। तो मैं अनुशंसा करूंगा, गुजारिश करूंगा आप सभी से कि आप जिंक सल्फेट का भी उपयोग करेंगे। अब जैव उर्वरक के ऊपर भी किसानों का ध्यान अग्रसर हो रहा है, जिसका मुख्य कारण है कि रासायनिक खादों का महंगा होना है। हम कोशिश करते हैं या किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि एजेटोबैक्टर, एजोस्पोरियम या पीएचपी कल्चर का उपयोग अपन धान के फसल में करते हैं। जिससे क्या होता है कि हम एक रोपाई के समय पौधे की जड़ों में जैविक खाद के घोल से 15 मिनट तक डुबो करके हम निसंदेह रूप से एजेटोबैक्टर के प्रयोग से धान में नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। और वहीं पीएसपी का जो पीएसपी कल्चर रहता है, इससे हम क्या करते हैं उपयोग करने से बाद फास्फोरस की जो कार्रवाई होती है, जो हम खेत में पहले फास्फोरस डाले हैं, वो एक बहुत अच्छा कार्य करने लगता है। तो आजकल किसान भाई इससे भी जा रहे हैं। आप सभी को इससे और आने की एक अनुशंसा है कि आप जैव उर्वरक का भी उपयोग अपने रासायनिक खाद के साथ साथ करें। किसान भाइयों, एकीकृत पोषक तत्व के श्रृंखला में अब अंतिम बिंदु की ओर मैं अग्रसर हूँ। मैं बात करूंगा हरी नीली शैवाल के बारे में। हरी नीली शैवाल एक प्रकार का संश्लेषण जीवाणु है। ध्यान चाहूंगा सभी का कि हरी नीली शैवाल एक प्रकार का संश्लेषण जीवाणु है, जिसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का एक कहना चाहिए एजेंट माना जाता है ना। नील हरी शैवाल के लिए उपयुक्त कहना चाहिए धान का खेत ये बहुत ही अच्छा है। और इसमें मुख्य रूप से देखा गया है कि ये एक जालीनुमा आकार बना लेती है और फसल में नाइट्रोजन की व्यवस्था को ये सुदृढ़ करती है। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन का अधिक महत्व है। धान की भरपूर पैदावार के साथ साथ मृदा की उर्वरता को बढ़ाना ही एकीकृत पोषक तत्व है। तो मैं प्रस्तुत था अशोक प्रसाद और कोशिश कर रहा था, प्रयास कर रहा था कि किसानों के बीच में एक खाद प्रबंधन या एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। उम्मीद है मेरे को कि आपको मेरी भाषा समझ में आई होगी। चूंकि मैं एक छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, तो थोड़ा सा भाषा के हेर में शब्दावली में हेर फेर हो सकती है, लेकिन फिर भी आप सभी से निवेदन है कि आप मुझे इसके ऊपर अपना कमेंट जरूर देंगे या मेरे को मेल करेंगे ashok98prasad@gmail.com पर। और मुझे आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी के लिए ये वीडियो कारगर सिद्ध हो और हम देश हित में, किसान हित में हमारे देश को अन्न धन से भर के एक सुदृढ़ भारत बनाए। जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक्स अ लॉट।